प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने हिंदुस्तान के और अमेरिका का जो एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, उस पर उठाई गई चर्चा में मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार बिंदु पर आज चर्चा हो रही है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस चर्चा को बहुत गौर से सुना जा रहा। आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था 29 जुलाई 2005 में, और उसके बाद में भी जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि हिंदुस्तान को विकास के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा संकट से मुक्ति दिलाने के लिए यह संधि जरूरी थी। यह भी बात सामने आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही इस बात को स्वयं स्वीकार किया था कि इस मुद्दे पर पूरे हिंदुस्तान में एक आम सहमति, एक ब्रॉड कंसेंसस बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद में ही इस रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। सर, जैसे कि हाउस की राय है, आप भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं कि पूरा हाउस इस मुद्दे पर एक मत नहीं। हिंदुस्तान की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आज लगता है कि जिस रास्ते पर हिंदुस्तान जा रहा है, क्या हिंदुस्तान का रास्ता बदलने वाला है? हिंदुस्तान ने एक बहुत लंबे समय तक गुट निरपेक्ष मूवमेंट की लीडरशिप की है, का नेतृत्व किया है और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया है कैसे स्वाभिमान के साथ में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाती है और आपस के छोटे छोटे मुल्कों के बीच में सहयोग बढ़ा करके एक शक्तिपुंज को जन्म दिया जाता है। एक लंबे समय तक विश्व ने देखा है। लेकिन चूंकि धरती अब यूनिपोलर हो गई है, ऐसे हालात में एक होड़ मची। कौन धरती के जो सबसे बड़े दादा हैं, जो सबसे बड़े मालिक हैं धरती के, उनके साथ में कौन पहल करे उनके साथ रहने के लिए? इस मामले में हम एनडीए को भी कहना चाहते हैं कि वो भी इससे बरी नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां पर हुआ करते थे, तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से आंख मूंद करके हिंदुस्तान को एक प्रो अमेरिकन, एक एंसिलरी स्टेट बनाने की बातें हुआ करती थी। और ईरान के मुद्दे पर, इराक के मुद्दे पर तो हमने पूरे दिल्ली में देखा, पूरे हिंदुस्तान में देखा कि किस तरीके से बरसों पुरानी दोस्ती को बराए ताक पर रख करके अमेरिका का साथ दिया गया। कमोवेश यहां भी वही हो रहा है। यूपीए गवर्नमेंट उसी रास्ते पर जा रही। ये बहुत गंभीर विषय है। सो हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो आज हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत बन रहा है, ये किसी के रहमोकरम पे नहीं है। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के व्यापारी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रबंधक और सभी जिम्मेदार लोग जो काम कर रहे हैं एक हार्मनी के साथ में, ये उनकी ताकत है। सर, मैंने पहले भी यहां मीटिंग में कहा था कि अगर संधि, आमतौर पर संधि, ये दोस्ती तो बराबर वालों के बीच में होती कि चूहे और बिल्ली की दोस्ती नहीं हुआ करती। वहां तो खाली मतलब का काम निकाला जाता है। और अभी जैसे कि आदरणीय पाल साहब कह रहे थे कि ये जो संधि हुई है, इसमें कहीं ना कहीं एक शंका है कि जो अमेरिका की न्यूक्लियर इंडस्ट्री चक्कर में पड़ी हुई थी, उसमें दिक्कत हो रही थी, उसको नई जान देने के लिए ये कार्य किया गया है। इस बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को देना होगा। मैंने एक बार पहले भी यहीं पर सदन में कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, वो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हिंद महासागर के ऊपर, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और सदन जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किस तरीके से हिंद महासागर में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें हलचल मचाया करती थी, आपस में कंपटीशन किया करती थी। इस ताकत को हमने भुला दिया। हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ बाजार है, यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। आज जरूरत इस बात की थी कि पूरी धरती के उद्योगपति, पूरी धरती की पूंजीपति शक्तियां आज इस बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा करती और हम एक बेहतर पोजीशन में होते। इस ताकत पर हमने फैसले किए होते, इस ताकत पर हमने समझौते किए होते, तो बहुत फर्क पड़ता। हमारी ताकत ये लोकतंत्र की ताकत है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना होती है, लोकतंत्र चलता रहा है और बहुत कामयाबी चलता रहा है। पूरी दुनिया को आज इसके लिए हमने आईना दिखाया है। ये हमारी ताकत मौजूद ताकत थी, जिसके सहारे पर हम बात कर सकते थे। हिंदुस्तान की जो आज 10 सैकड़ा की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये हमारी स्ट्रेंथ थी। और सर, हिंदुस्तान के जो
टेक्निकल बेस है, जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, जो धरती का सबसे बड़ा टेक्निकल पूल हम हिंदुस्तान के पास में है, और जैसे कि सर्वे सामने आ रहे हैं कि 15 साल के बाद में पूरी धरती बुढ़ा रही है, वहां जवान लोग काम करने के लिए नहीं होंगे, लेकिन हिंदुस्तान में होंगे। आज से 15 साल के बाद में ये बताया जा रहा है कि 15 साल के बाद में हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान सबसे नौजवान मुल्क है, और यहां के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, यहां के जो इंजीनियर्स हैं, यहां के जो मैनेजर्स हैं, यहां के जो इकोनॉमिस्ट हैं, यहां के जो पॉलिटिशियंस हैं, और लगभग सभी क्षेत्रों के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा नई उम्र के लोग होंगे, और ये पूरी दुनिया के लिए हमारी ताकत थी। इस ताकत पर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन सब बड़ी अजीब सी बात है कि जिन हालात में यह फैसला किया गया, आज उन हालात का खुलासा पूरे इस मुल्क के सामने किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सर, अमेरिकन डिप्लोमेसी के बारे में कौन नहीं जानता कि वो लोग पूरी धरती पर इस वक्त लिटरली रूल कर रहे हैं। पिछले दिनों हम अखबारों में पढ़ते रहे हैं कि अमेरिका एक अपना पर्सनल ट्रेड ब्लॉक बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्या उसकी मंशा है? क्या किसी छुपा हुआ है? ये एक नया कॉलोनियलिज्म है जो एक दूसरे चेहरे, दूसरे रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्या हम और हमारी पूरी लोकतंत्र की शक्ति उसको इसी तरीके से जवाब देगी जैसे दिया जा रहा है? सर, ये सही रास्ता नहीं है। हमारे इस नौजवान मुल्क में ऐसी बहुत सी योग्यता है, ऐसी बहुत सी स्थिति है, ऐसी बहुत से संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने का कार्य कर सकते हैं। और सर, आज इस बात को सोचने का मौका है। हमने, जहां तक न्यूक्लियर डील की बात आई है, हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उसके पक्ष में भी और विपक्ष में कई बातें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस मोड़ पर जब आम सहमति बनाने की बात हो रही इस मुद्दे पर, इस सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, हिंदुस्तान के जितने भी सेक्युलर लोग हैं और खासतौर से जो अकलियत के लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी होगा। क्योंकि पिछले दिनों में हमने अमेरिका को यह देखा है कि उन्होंने ईरान का क्या हाल किया, उन्होंने इराक का क्या हाल किया, उन्होंने अफगानिस्तान का क्या हाल किया, और किस कीमत पर किया। एक मोनोपोली बनाने के लिए, मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपना नियंत्रण कायम करने के लिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई करी। इराक के बारे में कहा जा रहा था कि वहां परमाणु शस्त्र हैं। जब इराक को नेस्त नाबूद कर दिया गया, उसके बाद भी वहां कोई परमाणु शस्त्र नहीं मिला। वो जोर जबरदस्त करने वाले लोग हैं, उनके पास में दुनिया की ताकत है। वो तो यूएनओ को भी अपनी जेब की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे इस्तेमाल करते हैं। कौन सी ताकत है आपके पास में, कौन सा विचार है आपके पास में जिससे हिंदुस्तान की अस्मिता की रक्षा करने का कार्य आप करने जा रहे हैं? मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर अमेरिका ने एक कदम उठा करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो दूरियां थी, जो मतभेद थे, जो कारण थे, उनको दूर करने का कार्य किया होता, जो पॉलिटिकल ब्लॉक बने हुए हैं उनको दूर करने का कार्य किया होता, इस साउथ ईस्ट एशिया को एक करने का कार्य किया होता, तो हमें एक बार शंका नहीं होती। हमने पहले भी देखा है कि जब भी कभी हिंदुस्तान ने एक सार्थक कदम आगे बढ़ाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को शस्त्र देने का कार्य किया। और अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत दिन नहीं हुए, अमेरिका के सीनेटर ने पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन हवाई जहाज, लड़ाका हवाई जहाज देने का कार्य किया। क्या ये हमारी निगाहों से ओझल हो गया है? मैं नहीं समझता कि इस चीज को हमको नजरअंदाज करना चाहिए। पाकिस्तान, अमेरिका का दावा पूरी धरती पर आतंकवाद समाप्त करने का है। पहले तो बात ही नहीं सुनते थे, लेकिन जब से 9/11 हुआ तब से उनको बात समझ में आने लगी, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन उनका जो तौर तरीका है, उनका जो काम करने का पहलू है, वो इसके माध्यम से धरती से आतंकवाद खत्म करने का नहीं है, धरती पर अपनी पूरी एक हेजिमनी कायम करने का है। जो भी साथ में आए वो उनकी ताबेदारी को महसूस करे, उनकी टेक्नोलॉजी के खौफ में जिए, उनकी ताकत के खौफ में जिए और उनके साथ में रहे। क्या हमारा यही रास्ता होगा? इस बात का जवाब आज माननीय प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। हालत यह है कि जो हिंदुस्तान के बेस्ट टैलेंट्स हैं, टेक्निकल टैलेंट्स हैं, मैनेजरियल टैलेंट्स हैं, आज उनकी अमेरिका में जरूरत है। लेकिन हिंदुस्तान का वो मैन पावर, वो श्रमशील लोग, मैं इस सदन के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो मजदूर खेती के गिरमिटिया मजदूर बनकर के फिजी गए थे, मॉरिशस गए थे और दूसरे मुल्कों में गए थे, आज उन्होंने उन मुल्कों को बढ़ाने का कार्य किया है। हमने देखा है WTO का हश्र क्या हुआ जब लेबर्स की बात आई। हिंदुस्तान के पास अगर टेक्नोलॉजी है तो हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड क्लास का लेबर भी है, उसकी किसी को जरूरत नहीं। आखिर हमारी पूरी कूटनीति और हमारी ताकत हमारे मजदूरों के लिए एक बढ़िया स्थान सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाती? क्या अमेरिका हमारी इस मदद में कोई मदद करेगा? ये सवाल हमारे सामने है, इसका जवाब हमको देना पड़ेगा।
और इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता आपसे चाहती है। एक बात सामने आ रही है कि अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि चीन में एक स्टेटमेंट दिया गया कि चाइना का एक राइज हो रहा है, और वो चाइना का जो राइज है उसके डिप्लोमेटिक कूटनीतिक परिणाम होंगे लंबे समय के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली जो चाइनीज डिप्लोमेटिक राइज है, जो उनकी इकोनॉमिक राइज है, उसको कंटेन करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा हो। कई बार हम भी संसदीय अधिवेशन के साथ में हिंदुस्तान के बाहर गए हैं, जहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बहुत से जनप्रतिनिधि हमको मिले हैं। ये शंका उनके दिल में बार बार उठाई गई है और उन्होंने बार बार हमसे कहा है, क्या हिंदुस्तान आगे आएगा? क्या हिंदुस्तान अपनी सार्वभौमिकता की रक्षा करते हुए पूरे साउथ ईस्ट एशियन जोन की लीडरशिप करेगा? आज ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या अमेरिका के साथ की हुई जो आपकी ये संधि है, न्यूक्लियर जो आपकी संधि हुई है, इसके माध्यम से आप सुनिश्चित कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका इजराइल का इस्तेमाल करता रहा है मिडिल ईस्ट में, वो दिन आ गया है शायद आपको भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इस दक्षिण पूर्वी एशिया में इजराइल की तरह उनके पालतू एजेंट की तरह काम करना पड़ेगा। एक बहुत ही गंभीर शंका है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हिंदुस्तान का बजट, जैसे मैंने आपसे बताया, 2 पॉइंट्स है, मैं खत्म कर दे रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है और सर हम अपनी बात क्लियर करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के पहले प्राइम मिनिस्टर इस राष्ट्र को एक होकर के बात करनी पड़ेगी। बोलिए बोलिए सर, हिंदुस्तान का एक बाजार है, नाराज मत होइए, हिंदुस्तान का एक बाजार है जो बढ़ता हुआ बाजार है। आज हमने देखा कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था की विकास की गति है उधर से आंकड़ा पहुंच रही है। इस मामले में हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपके कुछ अच्छे निर्णय हुए। लेकिन हमने यह भी पढ़ा है अखबारों के माध्यम से कि यह विकास एकांगी है। आपका प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका जो सेकेंडरी सेक्टर उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, केवल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा। और अमेरिका खाली सर्विस सेक्टर का तलाशी, आपसे मुनाफा कमाना चाहता, आपसे लाभ कमाना चाहता, आपके बाजार में आप घुसना चाहता। वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन जो बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, वो आज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से। अभी हमको पता लगा कि भारतीय के साथ में उनकी संधि हुई, हिंदुस्तान में आएंगे। इस बाजार के लिए अमेरिकन लोग तो यहां से आउटसोर्सिंग नहीं करते, वो तो मिडिल ईस्ट आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्री से करते हैं, अर्जेंटीना से करते हैं, ब्राजील से करते हैं, वेनेजुएला से करते हैं। कपड़ा, फूड आइटम्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बाहर से करते हैं। क्या अमेरिका हमारी मदद करेगा? क्या इस संधि के माध्यम से एक ऐसा माहौल हम बना पाएंगे कि हमारा गांव, एक एक गांव हमारा उत्पादन और प्रसंस्करण की इकाई बन जाए? जितने भी जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, कमोडिटीज होती हैं, उनकी आउटसोर्सिंग हमारे हिंदुस्तान से हो, हमारे हिंदुस्तान के गांव से हो। एक एक हिंदुस्तान के गांव का टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ क्रॉस करे। क्या टेक्नोलॉजी इनपुट के लेवल पर, क्या फिलॉसफी इनपुट के लेवल पर, क्या कैपिटल इनपुट के लेवल पर अमेरिका हमारी मदद करेगा? इस बात का सवाल आज जनता आपसे पूछना चाहती। इस संधि के माध्यम से आपको कुछ और चीजों के भी जवाब देने पड़ेंगे, स्पष्ट करनी पड़ेंगी कुछ चीजें, जिसके लिए हिंदुस्तान आपको देख रहा है। सर, परमाणु मदद ये खुलासा है, ये जो शुरुआत हुई है। जैसा कि हमने पढ़ा, ऊर्जा की जरूरतों के लिए हमको अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी पड़ी। और सच्चाई तो यह है कि जो प्रारूप हम लोग के दिमाग में था, जो यहां रखा गया था, वहां के सीनेट ने उसमें चेंजेस किए हैं, बहुत गंभीर चेंजेस किए हैं। ये तो शुरुआत हुई। अभी इसके माध्यम से हम जानते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो उपभोक्ता बाजार के दबाव में है पूरे तौर पर। तो मुझे यकीन है इस बात के लिए कि हमारे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जनता को आज आईना, सच्चाई का आईना नहीं दिखा रहा। वो हिंदुस्तान की कंज्यूमर मार्केट के दबाव में है। जिस तरीके से बाजार चाहता है कि उसका माल बिके, उसी तरीके से लोग एक्सपोज किए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं। मुझे शक है कि यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यही प्रिंट मीडिया जो हिंदुस्तान में जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, उनको इतना बढ़ाने का कार्य करेगा, इतना बढ़ाने का कार्य करेगा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान सच्चाई नहीं दिखाई देगा, हिंदुस्तानियों को अमेरिका सच्चाई दिखाई देगा। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बात की, मैंने पूछा है, उनका आखिरी सपना यही है कि यहां से पढ़ लिख के निकले और अमेरिका चले जाएं, फिर वहां जाकर के जिंदगी अपनी बिता दें, लौट के कभी मत आए। हम मना नहीं करते, ठीक है, जिसको जहां जाना होगा वहां जाएगा। लेकिन हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर चलने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? जैसा कि पाल साहब बता रहे थे कि वो रेसिप्रोकल सिटी कहां पर है। इट इज नॉट रेसिप्रोकल।
वन वे ट्रैफिक है, वन वे ट्रैफिक। एक इलाके का जबरदस्त आदमी हमसे कुछ कह रहा है और हमने दबाव में मान लिया है। एक कठोर सच्चाई है, इस बात को हमको मानना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, और सच्चाई तो यह है कि हिंद महासागर के इस मुहाने पर हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत के रूप में सामने आ सकता है और आ रहा है जिसको उसको फख्र होना चाहिए, हर हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए। ये हमारी ताकत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से इस बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि हमारे पास में, हमारे वक्ता बता रहे थे, पूर्ववर्ती वक्ता भी कह रहे थे कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बहुत रिसोर्सेज हैं। हाइड्रोजन के क्षेत्र में बहुत रिसर्च चल रही है। हाइडल पावर के क्षेत्र में हमारे पास में बहुत पोटेंशियल है। समंदर से बिजली पैदा हो सकती है, हवाओं से बिजली पैदा हो सकती है। क्या संसाधन नहीं जिससे बिजली पैदा हो सकती, और हमारे पास में बहुत रिसोर्सेज हैं। मेहरबानी करके एक बार पुनर्विचार करिए और इस राष्ट्र को बताइए कि कौन सा वो रास्ता है हिंदुस्तान के आगे बढ़ने का, जिस रास्ते पर चल करके हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा होगा। और समय के उस मोड़ पर, इसकी बात हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय भी करते रहे, सन 2020 में जब हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बनेगा तो बैसाखी लगा करके नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के बनेगा। धन्यवाद।